बोलने वाली का लहजा बता रहा था कि वो ना मकामी थी और ना सिकंदर अली की सेक्रेटरी, जिससे मैं एक रात गार्डन ईस्ट के मकान में नहायत तफसील से मुलाकात कर चुका था। अंदर से सिकंदर अली की गजबनाक बुराहट उभरी और मैं उछलकर खुले हुए दरवाजे के सामने आ गया। मेरे सामने एक दुबली पतली खूबसूरत सी औरत दोनों हाथों से दरवाजा खोले खड़ी थी। अपनी तरफ उठे हुए पस्तूल की मुहिब नाल देखकर उसकी आंखें खौफ से फैलती चलेगी, लेकिन उससे कबल की उसके हर एक से चीफ बरामद होती, मैंने सफाकादा लहजे में उसे खामोश रहने का हुक्म दिया और पस्तूल के नाल से उसे अंदर धक्का देकर कमरे में घुस गया। और उससे मुझे कोई खतरा नहीं था। मैं सिकंदर अली को मोहलत दिए बगैर बेबस करना चाहता था। शायद उसने मेरी आवाज सुन ली थी, मगर मैंने दीप लियागो को सिंधी तंज की मज़ारी से उठने की कोशिश कर रहा था। पहले मैं अचानक फुर्ती के साथ औरत की गर्दन के गिर्द हाथ डालकर बाएं हाथ मजबूती से उसे धाले पर चमाया और पिस्तौल से उसकी दाहिनी कनपट्टी बचा दी। मेरी गिरफ्त में लहजा भर के लिए उसका जिस्म तड़पा, फिर उसका सारा वजन मुझ पर आ रहा। मेरी फुर्ती के साथ उसे कालीन पर डाल दिया। मैं सीधा हुआ तो उसके अंदर बिस्तर से नीचे आ चुका था। हाथ ऊपर उठा दो, पर्दा भेजा उड़ा दूंगा। मैंने पिस्तौल को इज़राइली तौर पर जुम्बश देते हुए कहा और उसकी कुमार में डूबी उस सुर्ख सुर्ख आंखों में हैरत तैरने लगी। तुम कौन हो? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज करके सवाल किया। और यहाँ क्या देने आए हो? अभी हैत में उस वक्त वो नहायत मजाक का फेज नजर आ रहा था, जिगुन उसके हाथ में दस्तूर पहने हुए झूल रहे थे। हाथ ऊपर उठाओ। मैं उल्टा कदम दरवाजे की तरफ सरकते हुए ज्यादा मगर धीमी आवाज में गुराया। उस वक्त मेरे असाब पर यक बयक नाकाबिले बर्दाश्त तनाव पैदा हो गया था और मैं उसे उलझने से पहले दरवाजा बंद करके किसी मुदाफनीत का इनकार खत्म करना चाहता था। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि वो आवाजें बाहर तक नहीं पहुंची होगी। सिकंदर ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। तुम्हारी मूछी ये तो नती मालूम होती है। संगीत कतरे को सर पर मुड़लाता देखकर उसका नशा हिरन हो चुका था। ये मूछे बाहर वालों के लिए थी। दरवाजे की कुंडी लगाकर मैं तरख ले चमका। और करोगे तो मुझे अच्छी तरह पहचान लोगे बिफोर। वो चौंक पड़ा, फिर बेयकीनी के साथ साथ बुड़बुड़ाया, डरी नहीं रे, ये नहीं हो सकता, मैं बिफोर नहीं। बाजी उलट चुकी है सिकंदर अली साहब ने उसकी तरफ बढ़ते हुए सर्द सफगाना लहजा में बोया। बस तुम एक आवाज बेनाम आवाज बनकर दिन रात मेरे आसाब पर सवार रहे, लेकिन अब अगर तुम्हारी आवाज ऊंची हुई या तुमने गड़बड़ की तो बेदरे गोली मार दूंगा, वरना हो सकता है कि अपने सवालों के जवाब लेकर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तुम्हें बहकाया गया है। वो गोदा तो उसकी आवाज पर कमजोरी का आवागी थी। पता नहीं तुम किस बिफोर की बात कर रहे हो। सुनो, मैंने उसकी बेसाले पर पिस्तौल की दान से टोका देते हुए कहा, चाहे तुम दाल भी मेरे लिए एक पुरस्कार आवाज ही बदे रहती, लेकिन मैंने कॉलेज के मुजाकरे में तुम्हारी लच्छेदार तकरीर सुनकर आवाज पहचान दी थी। फिर तुम्हारे मकान में मैं खुद घुसा था। तुम्हारी हसीन सेक्रेटरी को बेहोश करके तलाशी के दौरान उस कमरे में ऑपरेटर्स देखा था। तुम्हारी वफागाह की तलाशी ली थी। वहां तुम्हारी डायरी से कुछ नंबर भी नोट किए थे। ओ खुदा, वो मिल्कदार बोल पड़ा। उसका जरा तारीख पड़ गया था। तुम मिल्क तबाही के से बतार तुम ही हो। तुम दिले जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे किसी काबिल न छोड़ा। अब यहाँ मुझसे क्या लेने आई हो? चंद सवालों के जवाब। मैंने उसके किस कोड़ा चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तारिक को किसने कत्ल करवाया? वो जिंदा रहता तो अपने साथ मुझे और तुम सबको भी ले डूबता। वो जल्दी से बोला, और मुझे तो तुम सब ये ले डूबे। वो दिगाहों में आया तो रास्ते से हटा दिया क्या, लेकिन तुमने मेरे घर घुस कर मेरा भ्रम तबाह कर दिया। चाहे मेरा भी वही हशर होता। एक गनीमत ये हुआ कि तुम्हारी मुदाखलत को चोरी समझा क्या, लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि अब मैं माजून हो चुका हूँ और 2 महीने तक इस बयाबान में महफूज रहूंगा। चाह तो मैं कोई तकलीफ नहीं, हर आसाइश मुयस्सर है। मैंने कलीन पर बेहोश पड़ी हुई औरत की तरफ इशारा करते हुए तहकीर अमेज लहजे में कहा, लेकिन उसकी जुबान से माजूली का जिक्र सुनकर मुझे अपने इख्तियारात में इजाफे का जवाब मिल गया था। उसकी माजूली के बाद मुझसे काम लेने का फैसला किया जा चुका था। बात उलझाने की जरूरत नहीं। मैंने लाजा बरतुअक्कुश के बाद कहा, मुझे 2 ढुक जवाब चाहिए। तारिक किसके हुक्म पर मारा गया? वो यूं मेरी तरफ देखता रहा जैसे मेरे चेहरे के पीछे मेरे अज़ाइम का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भराई हुई आवाज में बोला, तुम समझदार आदमी हो, मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। मैं उसकी बेहतियाती को नजरअंदाज करता तो उसकी निगरानी करने वाले मुझसे बदजन हो जाते। हो सकता था कि ऊपर से मेरे बारे में कोई भयानक फैसला सादर कर दिया जाता। वो न मरता तो मैं मारा जाता। तुम किसको जवाब देती? मैंने सर लहजे में सवाल किया। उसकी आंखों में खौफ से मिटाया और वो ससाजी आवाज में बोला, तुम क्या चाहती हो? अगर ये समझती हो कि उससे टकरा कर कामयाब हो सकोगी तो ये तुम्हारी खामख्याली है। किसी भी में एक बकरी की तरह ज़िबा कर दिए जाओगे और कोई कातिल का सुराग तक नहीं पा सकेगा। कान खोल कर सुन लो कि मैं भी अपने रास्ते का इंतखाब कर दिया है। मैंने उसे खौफजदा करने की नीयत से कहा, तुम्हारी तंजीम से अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा मुझे समझाने के बजाय सवालात के जवाब तो वरना ज़िबा कर दिए जाओगे। मैं उससे नावाकिफ हूँ। वो थूक निगलने की कोशिश करते हुए सारी हदायत MD300 पर मिलती थी। MD300 क्या है?
मैंने सवाल किया। MT300 एक ताकतवर ट्रांसमीटर रिसीवर है जिसकी 300 मील तक रेंज है। माजून होने से कबल वो मेरी तहवील में था, उसने कहा, और मुझे वो भारी मुआसराती सामान याद आ गया जो सीवन ने जीवा हाउस में मेरी तहवील में दिया था। उसका हुड क्या है, सीवन की हैसियत क्या है, वुंशन इकबाल एनिजोला कौन है? मुझे इन सब सवालात के जवाब चाहिए, लिहाजा जो कुछ मानूं मैं रुके बगैर दोहराते चले जाऊं क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। वो B1 कहलाता है, उसने जिट्टू कहना शुरू किया। मैं उसी को जवाब देता, लेकिन मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ। C1 उसका मातहत है, वो बड़ा राज मुझसे मिलता रहता है। वो मेरे काम करने वालों की वक्तन व वक्तन निगरानी कराता रहता था। उसी से मुझे पता चला कि मुकर्रब खान तारे के पीछे लग गया था। हालात बिगड़ जाने के बाद मेरी हदायत पर उसने मुकर्रब खान को मार डाला। फिर अकरम खान और मक्खन खान भी उसी के हाथों मार गए। लेकिन इम्कान था कि मजीद मरने वालों ने कुछ और लोगों को भी एतमाद में ले रखा होगा। इस मामले को टून देने की बजाय मैंने तारे को मरवाने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। मेरा बस चलता तो मैं अपने घर में चोरी की खबर अपनी जात तक महदूद होता, लेकिन नक्शी पहले ही वो खबर आगे बढ़ा चुकी थी। नक्शी कौन? मैंने उसकी बात काट कर सवाल किया। B1 के इमाम पर मैंने उसे सैतरी रखा था, वो बताने लगा। वो कायदर के रूप में मुझसे टकराई थी, लेकिन जब खुफिया पैगामात के सिलसिले में उसे एतमाद में लेने का हुक्म मिला तो खुदा खुला के इस रात दिन उसे मेरी निगरानी के लिए मेरे सर पर मुसल्लत किया गया था। मेरे माजूल होते ही वो मेरा साथ छोड़कर चली गई। अगर उसे चुबा हो जाता कि तुम सिर्फ चोर नहीं थे बल्कि मालूमात हासिल करने के लिए मेरे घर में घुसे थे और मेरी ख्वाबगाह भी तुम्हारे दस्तर से महफूज नहीं रही थी, तो उसकी रिपोर्ट पर मेरा अशर नशर वही होता जो तारिक का हुआ। और एडिजोला की अतला है, बज़ाहिर एक पेशावर औरत है, लेकिन दरअसल C1 के लिए काम करती है। कभी कभी मैं भी फोन पर उससे काम ले लेता हूँ। शहर में B4 के तौर पर मेरा सिर्फ 5 अफराद से रब्ता था, तुम, जहांगीर, C1, रक्षी और परवीन। इनमें सिर्फ रक्षी और C1 को मेरी असलियत का पता था, वरना परवीन के लिए भी मैं सिर्फ एक आवाज था। वैल्यूज का कोड एनिजोला मुकर्रर था। माहिती आमदरफ्त क्या जरिया है। उसे खौफजदा देखकर मैं हद्दुल इम्कान ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करना चाह रहा था। मुझे MT300 पर माल पहुंचने की पेशगी इत्तला मिल जाती थी। बाहर से आने वालों से C1 का कोई आदमी माल वसूल करता था और मेरी हदायत के मुताबिक C1 माल जीवा हाउस भिजवा देता था। रकम का सर्वमोहर पैकेट C1 मेरे स्पुर करता था और वह एक मकामी बैंक की ब्रांच में नंबर ट्रेड अकाउंट के हवाले से एक शख्स को रकम देकर सादे कागज पर रसीद ले लेता था। P1 की तरफ से MT300 पर रकम की वसूलियाबी की इत्तला मिलने पर मैं वो रसीद तल्फ कर देता था। माई कहाँ से आता है? मैंने सवाल किया। ये मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका। उसने बेबसी से सर को जुम्बश देते हुए कहा, सारा तरीकाकार उस कदर पेचीदा है कि अपनी जिम्मेदारियों से आगे किसी को कुछ मालूम नहीं हो सकता। अगर सारा तरीकाकार इसी कदर पेचीदा था और तुम B1 से वाकिफ नहीं थे, तो फिर तुम्हारी ख्वाबगाह में मौजूद डायरी में उसका नंबर कैसे मौजूद था? फिर उसकी आंखों में टिट्टू एक लफ्ज पर जोर देकर सवाल किया। नहीं, उसमें तो कोई नंबर नहीं था उसका। राजा सिकंदर ने जल्दी से तरतीब की। मुझे सड़ने की कोशिश न करो राजा जी, मैंने तलब लहजे में कहा, वरना मैं तुम्हारे हक में उनसे कहीं ज्यादा बुरा साबित होऊंगा। मैंने तुम्हारी डायरी में चालाकी से लिखे हुए 4 फोन नंबर देखे थे। अगर वो तुम्हारे कोड सिस्टम से लाइन होता तो इन नंबरों को नजरअंदाज कर देता, लेकिन मेरे पास महफूज है वो। उसी से 1 तक मुझे उन चारों की तफसील चाहिए। उस खौफजदा रुपये बस देख कर शायद मैं उसकी तरफ से गाफिल हो गया था, क्योंकि वो गैर मुतवक्के तौर पर अपनी जगह से यूं उछला जैसे फर्श से स्प्रिंगो ने उसे मेरी तरफ फेंका हो। वो तराज का मत होने के बावजूद खासा सेहतमंद भी था, लिहाजा जो ही वो मुझसे टकराया मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और पुलिस के भारी वजूद तरी कालीन पर गिरते हुए मैंने पिस्तौल दूर उछाल दिया, क्योंकि कलाइयों पर उसकी बेरहमाना गिरफ्त के नतीजे में मुझे फज्जा हो गया था कि वो झटका देकर मुझसे रिवाल्वर छीन लेने में कामयाब हो जाएगा। मेरी पुष्कालीन से टिकटे इसके अंदर अलियों को राते हुए अशाना कुव्वत से मेरी पेशानी पर टक्कर रसीद करने की कोशिश की, लेकिन मैं तड़प कर उसका वार बचा गया और उसके साथ उसकी उठी हुई पुष्ट पर पूरी कुव्वत से दोनों घुटनों के जर्म लगाकर उसे सिर के बल उलट दिया और मैं शाने के करीब से कलाबाजी खाता वो गुजरा तो उसकी एक टांग मेरे हाथ में आ गई। मैंने कालीन जोड़ का फुर्ती से उसकी टांग में रोड़ना चाहिए, लेकिन उसने मेरे सीने पर लात रसीद करके मुझे पीछे उछाल दिया। वैसे हमला तो वो भी कालीन से उठ चुका था। मेरा ख्याल था कि मोहलत दिए बगैर मुझे दबोचने के लिए वो मेरी तरफ झपटेगा और उसका अंदाज भी कुछ ऐसा ही खूनखार था, मगर अचानक ही उसने मेरे पिस्तौल की तरफ छलांग लगा दी। लबे भर के लिए मैं बुखला गया था। मैं पूरे एतमाद के साथ उसकी कचार में दाखिल हुआ था और मेरा अंदाजा था कि मैं आसानी से उसे अपने इशारों पर निचा सकूंगा, लेकिन उस मरदूद ने मगाड़े से काम लेकर मेरी बाजी उलट दी थी। वैसे मुझे इस बात पर हैरत थी कि हाथापाई की नौबत आ जाने के बावजूद उसने ऊंची आवाज में अपने किसी आदमी को इधर मुतवज्जा करने की कोशिश नहीं की थी। शायद उसकी वजह नफ्सियाती थी। वो बज़ाहिर एक मुअज़्ज़िज़ और बुर्दबार आदमी था और उस अंदाज और मार धाड़ करते हुए अपने मुलाज़मीन के सामने तमाशा नहीं बनना चाहता था।
मुझे पिस्तौल पर कब्जा करने से रोकने के लिए तेजी से उसकी तरफ लपका। उसकी पेशानी पर पड़ने वाली मेरी भरपूर ठोकर ने उसे हिला कर रख दिया और वह अपनी तैयारी राती चीख और मुश्किल एक दजमनाक उड़ाहट में दबा सका, लेकिन पिस्तौल उसके कब्जे में चला गया था। ठोकर खाकर उसने लहूलुहान चेहरे के साथ कालीन पर बड़े बड़े पैंतरा बतला और फिर खड़े रुकर किसी जख्मी तरिंदे के तेवरों के साथ मुझ पर पिस्तौल तान दिया। शायद मुझे दोबारा कोई वो मकाम में जाए। तो बाएं हाथ से पेशानी के जख्म से बहतर आंखों में आले वाले खून को साफ करते हुए वात्यादा देजम बोला, काश मुझे पहले ही अंदाजा हो गया होता कि मैं अपनी आस्तीन में एक सांप पाल रहा हूँ। पिस्तौल के नुएब नाल को सामने भागकर मेरे उस्वान खता हो गए थे, लेकिन ज़हन फिर भी काम कर रहा था। पिस्तौल फेंक दो बिफोर ट्विंग चाल में कामयाब रहे। मेरे बोलते हुए अपना लहला फुस्कुल बकने की कोशिश की, लेकिन अभी आवाज का खोखला पर खुद मुझसे पोशीदा न रह सका। उस खून आलूद चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत के आसार काने पाए, मगर फिर वो फौरन ही संभल गया। आप कोई फरियाद नहीं चल सकेगा। हाथ ऊपर उठा दो अपने। मैं देखूंगा अगर सीवन मुझसे क्या बुलवाता है। वो तशद्दुद में बेमिसाल महारत रखता है। मेरा काम सिर्फ ये देखना था कि तुम राजों की हिफाजत में किस हद तक जा सकती हो। मेरे दोनों हाथों को सीधे पर बांधू फुसकुल ले जाने का, क्योंकि वो रवानी में क्या गया था कि मुझे मारने की बजाय वो अपना कैरी बनाना चाहता था, ताकि ऊपर वालों को मेरी तरफ से आगाह करके उनकी निगाहों में सुरखोइन हासिल कर सके। इस वक्त मेरी हैसियत तंजीम की नुमाइंदगी है। अगर तुमने मेरी वजाहत के बावजूद किसी हमाकत का इत्काब किया तो जवाबदेही के खुद ही जिम्मेदार होगे। सेवन मेरी यह आवाज से पूरी तरह बाखबर है, और अगर रिपोर्ट मिलने में ताकीर हुई तो यह चढ़ तोड़ने का। तुम्हें मेरी जवाबदेही के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। कुतर्फ ने जमा बोला, तुम भूल रही हो कि मैं बरसों तुम्हारा सरबराह रहा हूँ। मुझे खुशी होगी अगर सीवन तुम्हारी तलाश में यहाँ दौड़ाए और तुम्हें मेरी कैद में लेके। अब पीछे हटो और दीवार की तरफ मुंह लगाकर खड़े हो जाओ। चलो चलती करो। मेरे वज़ाहिर बेपरवाना अंदाज में दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई और फिर उठते कदमों यूं प्रिजड़ने लगा कि मसैरी के करीब रखी हुई लूची टेबल से मेरा फासला बतदरीज कम होने लगा। वो मेरी इस चालाकी को ना भाप सका और फिर डिम्पल स्कॉच की ज़ेरे इस्तेमाल बोतल फिजा में देखकर उसे होश आया तो ताखीर हो चुकी थी। जुगाई देने के बावजूद पूरी शिद्दत से उसके दाहिने चाहने से बोतल टकराई और उसका पिस्तौल वाला हाथ नीचे झुल गया। तरनाक आवाज में उसके हल्क से मेरे लिए मुगलजात का तूफान उबल पड़ा और मैंने थोड़ी सी मेहनत कर पिस्तौल दोबारा हासिल कर लिया। उस बार सिकंदर अली की इस्तरारी आवाजें इतनी बुलंद थी कि मुदाखलत का खौफ सताने लगा था। जल्दी बताओ कि वो फोन नंबर किस किस के है। मेरे पिस्तौल के नाल उसकी कनपट्टी में अड़ाकर सफाकाना सरकोशी में सवाल किया। वो कहराना बेबसी के साथ मुझे घूरने लगा। उसका पसीना ये चल रहा था कि मुझे कच्चा ही चबा जाता। मैंने अंदाजा लगाया जब मेरे सवाल का जवाब उसकी बसात से बाहर था। इरवन फूशी की उस बसात पर नीचे से ऊपर तक हर एक बेबसात मोरा था, जिसे कुछ इल्म नहीं था कि किसके लिए काम कर रहा है और कब उसे पिटवा दिया जाएगा। और अगर सिकंदर अली उन नंबरों के बारे में कोई अहम बात जानता भी था तो उस वक्त उससे कुछ बुलवाना मुहाल नजर आ रहा था। मैं उसके गनपट्टी से पिस्तौल की नाल हटाई और अगले ही लम्हे पिस्तौल के वजनी दस्ते की ज़रब ने उसे किसी शहतीर की तरह नीचे ढेर कर दिया। मैंने पिस्तौल जेब में रखा और मेरे दोनों हाथ बेनैबी के साथ उसके नरखदे पर चमके। उस वक्त तक मेरा मुकद्दर ये आबरी कर रहा था कि बाहर से किसी ने मुदाखलत नहीं की थी, लेकिन पिस्तौल चलाने की सूरत में मामला यक बयक बिगड़ जाता। फिर मेरे हाथों पर बारीक दस्ताने चढ़े हुए थे। ताज़ा में उस वक्त तक सिकंदर अली के सीने पर चढ़कर पूरी कुव्वत से उसका गला दबाए रहा जब तक उसका बदन मेरे बोझ तले फड़क फड़क कर साख न हो गया। मैं सिंधी तर्ज के बसायदी के सराहने लगे हुए आईने में अपना अक्स देखा तो मूछें गायब थी जो वहीं कालीन पर पड़ी हुई थी। मैंने अंजलि से मूछें दोबारा जमाई और कभी आगे बार नाकदाना जायजा लेकर बाहर निकला। उजमी तक बाहर की नाकाफी रोशनी में मेरे लिबास और खून के धब्बे नहीं देखे जा सकेंगे। काटे जब बाहर आया तो सिकंदर अली का नौजवान मुलाजिम अंदर के हंगामे से बेखबर मेरी गाड़ी के करीब एक पत्थर पर बैठा केस पर कतरी ऊंची आवाज में गाली सुनने में मगन था। मुझे देखते ही उसने केस पर की आवाज कम कर दी और खुद बुखलाए हुए अंदाज में खड़ा हो गया। उसके महमो गुमान में भी ना रहा होगा कि यूं बेदरीव राजा फार्म से घुस आने वाला उसके मालिक का कातिल भी हो सकता है। वापसी के सफर में सादिक से खरीदी हुई जाले नंबर प्लेटें मैंने एक महफूज मकाम पर कुछ जान झाड़ियों में फेंक दी और किराए की कार की असल नंबर प्लेटें सीट के नीचे से निकालकर उनकी जगहों पर लगा दी। मिचो और टोपे को जेब में मुंतकिल कर लिया था ताकि घर पहुंच कर उन्हें इत्मीनान से नजर आतिश कर सकूं। जजीम के खिलाफ मेरी बाकायदा साजिश का आवाज बहुत कामयाब रहा था। गाड़ी के नंबर के हवाले से जिंदगी भर मेरा सुराग नहीं लगाया जा सकता था और पुलिस बड़ी मूंछों की वजह से भटकती रह जाती। सिकंदर अली के नापाक खून के चींटों ने मुझे थोड़ी सी परचादी में उबजला कर दिया था, लेकिन गनीमत यह था कि सारे रास्ते में मुझे रुकना नहीं पड़ा।